हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, माय फादर इज़ माय सुपर हीरो का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि जहां विंग वांगजी और आयुआन के साथ लैंड मेंशन में आता है, अब विंग आयुआन और वांगजी से कहता है अब आगे वो दोनों फ्रेश हो जाए, मैं तब तक उन लोगों के लिए कुछ खाने को बनाता हूँ। जो सुनकर आयुआन कहता है थैंक यू टीचर, हमारा ख्याल रखने के लिए। इस पर विंग प्यार से आयुआन को हक करता है और आयुआन से कहता है थैंक यू की ज़रूरत नहीं है बच्चे। तभी वांगजी कहता है थैंक यू टीचर। अब विंग आयुआन से हक को ब्रेक करता है और वांगजी की तरफ देखकर करता है, मगर वांगजी तो देख रहा था कि विंग उसे भी हक करेगा, मगर विंग वांगजी को हक नहीं करता। जिस पर वांगजी बहुत ही क्यूट वे में पूछता है टीचर, आयुआन ने आपको थैंक यू कहा तो आपने उसे हक किया, फिर मुझे क्यों नहीं? मैंने भी तो आपको थैंक यू टीचर कहा ना। जो सुनकर विंग कहता है मिस्टर लैन, आप बड़े हो, छोटे नहीं हो, इसलिए आपको ये हक की इन सब की ज़रूरत नहीं है। वांगजी कहता है नहीं ज़रूरत है, भले ही मैं दिखने में बड़ा हूँ मगर मैं अभी 10 साल का हूँ, इसलिए प्लीज़ ना टीचर मुझे भी हक कीजिए ना। इस पर फिर से विंग के लिए वो माहौल औकट हो जाता है, उसे एम्बेरेंस फील हो रहा था। मगर आयुआन कहता है प्लीज़ टीचर डैड को भी हक कर लीजिए ना, वरना डैड को अकेला संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब तो यहाँ हान ग्रैंडपा भी नहीं है। इस पर विंग एक नज़र आयुआन को देखता है और करता है, और अब हिचकिचाते हुए विंग वांगजी को हक करता है, उसे भी प्यार करता है। और फिर दोनों बाप बेटे फ्रेश होने चले जाते हैं, जहाँ दोनों बाप बेटे साथ में बात लेते हैं। मगर इस बात का पता विंग को नहीं था, इसलिए वो सीधा आयुआन आयुआन कहते कहते उस रूम में चला जाता है जिसमें आयुआन और वांगजी फ्रेश हो रहे थे। कुछ देर बाद आयुआन अपने ब्रेस्ट पर टॉवल लपेट कर आता है, वहीं विंग उसी रूम में था। वो आयुआन को देखते ही कहता है बेबी आओ मैं तुम्हारा सर पोंछ दूँ। आयुआन भी विंग के पास आ जाता है और विंग टॉवल से आयुआन का सर पोंछने लगता है। तभी वांगजी भी अपने ब्रेस्ट पर टॉवल लपेटकर बाहर आता है, जिसे देखकर विंग शॉक और वो जल्दी से अपनी आंखों पे हाथ रख लेता है और वांगजी पर चिल्लाकर कहता है वांगजी यू शेमलेस पर्सन, तुम ऐसे कैसे बाहर आ सकते हो? तभी वांगजी कहता है टीचर क्या हुआ, आप मुझे डांट क्यों रहे हो? अब विंग को एहसास होता है कि वांगजी तो 10 साल का बेबी बना हुआ है, उसे इन बातों की समझ नहीं है, इसलिए वो धीरे धीरे अपना हाथ अपनी आंखों से हटा लेता है और वांगजी की तरफ देखता है। तभी वांगजी कहता है टीचर टीचर मेरा भी सर साफ कीजिए ना, जैसा आप आयुआन का कर रहे थे। और वो विंग की तरफ आने लगता है। वहीं विंग तो वांगजी की चेस्ट, उसकी फिगर, उसकी वो मस्कुलर बॉडी को देख के एक अलग ही ख्यालों में चला गया था, जहां वो सोचता है ओ गॉड, आज से 5 साल पहले मैंने इस पर्सन को झेला, मैं तो अब अपने आप पर अफसोस कर रहा हूँ कि मैं जिंदा कैसे बच गया। विंग यही सब सोच रहा था। तभी वांगजी कहता है टीचर टीचर क्या हुआ, मेरे बाल साफ करो ना। विंग अब अपने ख्यालों से बाहर आता है और फिर वांगजी के बालों को भी साफ करने लगता है। उसके बाद विंग आयुआन को कपड़े पहनाता है, वो वांगजी भी कपड़े पहनाने की जिद करता है। उसके बाद विंग दोनों को अच्छे से रेडी करता है। उसके बाद वो तीनों ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद वो फिर से हॉस्पिटल जाते हैं और पूरा दिन वहाँ बिताने के बाद वापस मेंशन में आते हैं, जहाँ तीनों डिनर करते हैं। उसके बाद विंग आयुआन से कहता है कि चलो मैं तुम्हें सुला देता हूँ। आयुआन पहले तो मना करता है, मगर विंग के जिद के कारण आयुआन मान जाता है। अब जैसे ही विंग और आयुआन कमरे में जाते हैं, उसके कुछ देर बाद ही वांगजी भी अपना एक पिलो लेकर आयुआन के कमरे में आ जाता है, जो देखते हुए विंग वांगजी से पूछता है वांगजी ये सब क्या है? वांगजी कहता है टीचर आपने केवल आयुआन से कहा कि आप उसे सुलाएंगे, मगर मुझे नहीं, और आपको पता मुझे आयुआन के बिना नींद नहीं आती, इसलिए आप हम दोनों को सुला दीजिए प्लीज़। तभी वांगजी कहता है टीचर मैं इसीलिए मना कर रहा था, मगर आपकी जिद की वजह से देखो अब तो आपको डैड को भी हमारे साथ सुलाना पड़ेगा, वरना वो और ज़्यादा जिद करेंगे। विंग ये सुनकर शौक और मन में कहता है मैं तो अपने बच्चे के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता था, मगर ये क्या, अब मुझे इनके साथ भी बेड शेयर करना पड़ेगा। तभी वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है टीचर चलो ना सोते हैं, और फिर दोनों विंग को साथ लेकर बेड पर लेट जाते हैं। इधर आयुआन विंग से पूछता है टीचर आप हमें अपने बारे में बताइए ना, आपका नाम तो मुझे पता है, मगर आप कहाँ से आए हैं और आप हमारे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो?
विंग कहता है नहीं आयुयान, मैंने तो कुछ भी नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम हो। और वो आयुयान के फोरहेड पर किस करता है और फिर उसे गुड नाइट कहता है। तभी वांग जी उठकर विंग से कहता है टीचर मुझे भी गुड नाइट किस चाहिए। अब विंग वांग जी के साथ ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करता और कहता है ओके। इसलिए वांग जी आयुयान के साइड से उठकर विंग के साइड में आ जाता है। अब विंग वांग जी को भी किस करता है और उससे कहता है वो जाकर सो जाए, मगर वांग जी कहता है नहीं, वो इधर ही सोएगा। और फिर इधर वांग जी बीच में विंग और साइड में आयुयान। इधर वांग जी और आयुयान दोनों ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, मगर बीच में विंग को अनकंफर्टेबल हो रहा था। वो एक नज़र वांग जी की ओर और एक नज़र आयुयान को देखता है और मन में सोचता है एक तरफ मेरा बच्चा जिसके बारे में मैडम यू ने मुझसे झूठ बोला और दूसरी तरफ ये इंसान जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, मगर आज देखो मैं उसी पर्सन के साथ एक ही बेड पर हूँ। तभी हम देखते हैं वांग जी जो सो चुका था, मगर अचानक उसका हाथ विंग के ब्रेस्ट पर आ जाता है और उसका पैर विंग के ब्रेस्ट के अराउंड ये देखकर विंग एकदम शॉक, वो धीरे से अपने ब्रेस्ट से वांग जी के हाथ को हटाने की कोशिश करता है, मगर वांग जी अपने हाथ को फिर से विंग के ब्रेस्ट पर ही रखे जा रहा था। ये देखकर विंग और भी ज़्यादा नर्वस होने लगा, क्योंकि भले ही वांग जी की याददाश्त जा चुकी हो, मगर है तो वो एक अल्फाना और विंग से काफ़ी लंबा चौड़ा भी है। और फिर वांग जी के टच से विंग की बॉडी में भी एक अलग ही सेंसेशन हो रही थी। फिर भी वांग जी विंग अपने आप को काम डाउन करता है और सो जाता है। लेकिन मिडनाइट के टाइम पे वांग जी का लिटिल लैन विंग के हिप्स पर पोक कर रहा था। उसे वांग जी का लिटिल लैन फील हो रहा था। वो अपनी आंखें खोलता है और नीचे नज़र मारता है, जहां वांग जी तो सो रहा था मगर उसका लिटिल लेन खड़ा था। विंग ये देखकर अपने मन में सोचता है अब ये क्या है, ये मिस्टर लेन क्या कर रहे हैं, मगर ये तो सो रहे हैं, फिर इनका लिटिल लॉयन बेकअप कैसे हो गया। इसके बाद तो विंग पूरी रात सो ही नहीं पाया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग विंग जल्दी से उठता है और वॉशरूम में चला जाता है, क्योंकि वांग जी के लिटिल लैन के कारण विंग की बॉडी भी अरेस्ट हो चुकी थी और वो वॉशरूम में जाकर खुद को शांत करता है। वही वांग जी भी जो उठकर वॉशरूम में चला गया था, वो विंग को वो सब करते देखकर एकदम से विंग को आवाज़ देते हुए कहता है टीचर ये आप क्या कर रहे हैं। वांग जी की बात सुनकर विंग डर जाता है और अपने लिटिल लैन को छुपाते हुए कहता है मिस्टर लैन आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वांग जी कहता है मैं तो सुसु करने आया था, मगर ये आप क्या कर रहे हैं, क्या आप भी सुसु कर रहे थे, मगर आप सुसु करते समय इसे हिला क्यों रहे थे, क्या ऐसे में सुसु ज़्यादा होती है। विंग तो वांग जी की बात सुनकर पूरी तरह शॉक, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। इधर वांग जी विंग से कहता है बताइए न टीचर बताइए। विंग कहता है हाँ ऐसे में सुसु ज़्यादा होती है। वांग जी कहता है फिर मेरा भी कीजिए ना, मुझे भी बहुत तेज़ सुसु आ रही है। विंग कहता है तो तुम अपने हाथों से कर लो ना। वांग जी कहता है मुझे नहीं आता और वो फिर से विंग के साथ जिद करने लगता है। विंग एकदम से वांग जी के माउथ में हाथ रखता है और उसे चुप होने का इशारा करता है और कहता है धीरे बोलो आयुयान उठ जाएगा और ये सब छोटे बच्चे नहीं करते हैं, तुम जाकर नॉर्मल सुसु करो, तुम्हारी सुसु निकल जाएगी। वांग जी कहता है नहीं निकली तो तब क्या होगा, इसलिए प्लीज़ आप ही मेरी सुसु निकाल दो ना। विंग कहता है ओके, मगर तुम ये बात किसी से नहीं कहोगे कि मैंने तुम्हारी सुसु निकालने में मदद की, ओके। वांग जी कहता है ओके। उसके बाद विंग को न चाहते हुए भी वांग जी का लिटिल लैन हाथ में लेना पड़ा और उसे मास्टर वेट करवाना पड़ा। मगर जैसे ही विंग का हाथ वांग जी अपने लिटिल लैन के ऊपर फील करता है, उसके भी पूरे शरीर में गूज़बम्प निकल जाते हैं। उसे भी अपनी बॉडी में एक अलग ही सेंसेशन होने लगती है और फिर वांग जी भी हैवी ब्रीथ लेते हुए अपनी आंखें बंद कर देता है। इधर विंग का पूरा हाथ रेड हो जाता है, क्योंकि वांग जी रिलीज होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था। और फिर फाइनली 1 घंटे बाद वांग जी रिलीज हो जाता है और उसे अपनी बॉडी बहुत ही लाइट महसूस होती है। वो विंग से कहता है टीचर मुझे तो पता ही नहीं था कि जब सुसु पूरी तरह बाहर आ जाता है तब बॉडी रिलैक्स हो जाती है, अब मुझे हल्का महसूस हो रहा है। विंग कहता है ओके अब ठीक है, अब जाकर शावर ले लो। वांग जी करता है और फिर विंग रूम से बाहर आ जाता है। वांग जी शावर लेने लगता है। कुछ देर बाद सभी ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद विंग वांग जी और आयुयान से कहता है कि वो अपना जॉब पर जा रहा है और मैंने ड्राइवर से कह दिया है वो तुम दोनों को हॉस्पिटल ले जाएगा अंकल के पास। आयुयान कहता है ओके टीचर और फिर विंग दोनों को बाय कहकर
वहाँ से निकल जाता है। अब विंग पहले तो अपनी क्लास लेता है, उसके बाद वो श्रेयान को कॉल करता है और श्रेयान से कहता है कि वो लंदन के टॉप ब्रेन सर्जन से अपॉइंटमेंट फिक्स करके मुझे कॉल करे। ब्रेन सर्जन का नाम सुनकर श्रेयान कहता है, विंग ब्रेन सर्जन, मगर उसका अपॉइंटमेंट क्यों, क्या हुआ? विंग कहता है, कुछ नहीं, बस मैंने जितना कहा है उतना करो। श्रेयान ओके कहता है और अब हम विंग को उसके रूम में देखते हैं, जो अपने कुछ कपड़े पैक कर रहा था। तभी वो अपने मन में सुबह की बात को सोच रहा था कि वांग जी ने कैसे उसे देख लिया था और वांग जी कहीं वो बात सबके सामने न बोल दे। वही अब हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहां वांग जी आयुआन से कहता है, आयुआन मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। आयुआन कहता है ओके डैड, और फिर वांग जी वॉशरूम की तरफ चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि एक कंपाउंडर एक नर्स के साथ इंटीमेट हो रहा था और वो नर्स मॉर्निंग साउंड निकाल रही थी। तभी पीछे से वांग जी कहता है, अंकल आप लोग ये क्या कर रहे हो? वांग जी की आवाज़ सुनकर वो दोनों शॉक और जल्दी से एक दूसरे से अलग होते हैं और वांग जी से कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, मैं तो सुसु करने आया था, मगर आप ये क्या कर रहे थे? वो कंपाउंडर कहता है, अरे यार हम प्यार कर रहे थे, मगर तूने आकर सब खराब कर दिया। वांग जी कहता है, प्यार? मगर ऐसा प्यार कौन करता है? तुम तो उस आंटी को पीछे से मार रहे थे और वो आंटी रो रही थी, चिल्ला रही थी। वो कंपाउंडर कहता है, अरे यार वो चिल्ला नहीं रही थी, बल्कि उसे प्लेजर मिल रहा था, उसे अच्छा लग रहा था, और जब ओमेगा को अच्छा लगता है तो वो ऐसे ही मॉर्निंग साउंड निकालती है। अच्छा ये बता, तुम्हारी शादी हो गई? वांग जी कहता है, शादी? मगर मैं तो छोटा बच्चा हूँ। ये सुनकर तो वो कंपाउंडर वांग जी को देखने लगता है और कहता है, छोटा बच्चा? अरे भाई तू छोटा बच्चा नहीं है, तू बड़ा हो गया है, और जो मैं कर रहा था ना तू भी कर सकता है। उसके लिए बस तेरे पास ओमेगा होनी चाहिए। वो तेरे पास है? वांग जी याद करता है और उसके दिमाग में विंग का ही ख्याल आता है और वो कहता है, हाँ है, मगर ओमेगा के साथ वो सब करना कैसे है? वो कंपाउंडर कहता है, अच्छा ये बता, तेरे पास मोबाइल है? वांग जी कहता है, हाँ, और वो अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर उसे कंपाउंडर को देता है और फिर वो कंपाउंडर वांग जी के मोबाइल में फोन साइट खोल कर दे देता है और कहता है, ये ले, इसे देख और सीख कैसे कैसे होता है, मगर हाँ अकेले में देखना। और वो वांग जी को बाहर भेज देता है और फिर से उस नर्स के साथ रोमांस करने लगता है। इधर वांग जी अपना फ़ोन लेकर बाहर आयुआन के साथ पास जाता है और आयुआन से कहता है, आयुआन चलो घर चलते हैं। आयुआन पूछता है, डैड क्या हुआ? वांग जी कहता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आयुआन कहता है, डैड क्या हुआ? वांग जी कहता है, आयुआन चलो ना। तभी हान कहता है, वांग जी क्या हुआ बेटा? वांग जी कहता है, अंकल मुझे घर जाना है। हान कहता है, ठीक है, और फिर हान आयुआन से कहता है कि वो वांग जी को घर ले जाए। उसके बाद वांग जी और आयुआन घर आ जाते हैं, जहां आयुआन कहता है, डैड लो आ गए हैं हम घर। वांग जी कहता हूँ, मैं कमरे में जा रहा हूँ। आयुआन ओके कहता है। उसके बाद वांग जी सीधा कमरे में जाता है, अपने कमरे को लॉक करता है और फिर अपने बेड पर बैठकर मोबाइल में वो सब देखने लगता है, जहां अब सुबह से शाम हो जाती है। इसी बीच वांग जी को पता नहीं चलता, मगर वो कई बार रिलीज हो गया था, जिस वजह से उसकी पैंट पूरी ख़राब हो चुकी थी। फिर भी वो मोबाइल देखना बंद नहीं करता। अब सुबह से शाम हो गई थी, वांग जी अपने कमरे से बाहर ही नहीं आया था। वहीं आयुआन कई बार गेट पर आकर वांग जी के डोर को नॉक करके उसे आवाज़ लगाकर चला जाता है, मगर वांग जी फ़ोन में इतना व्यस्त था कि वो आयुआन की बात भी नहीं सुनता। अब आयुआन घबरा जाता है, वो सीधा विंग को कॉल करता है। विंग भी आयुआन को इतना घबराया हुआ देखकर पूछता है कि क्या हुआ? आयुआन घबराते हुए कहता है, टीचर डैड डैड। विंग पूछता है, डैड डैड को क्या हुआ? आयुआन कहता है, वो सुबह से गेट ओपन नहीं कर रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। विंग कहता है, क्या? आयुआन देखो तुम घबराओ मत, मैं अभी आता हूँ। और विंग वहाँ से अपना सामान उठाकर सीधा लैंड मेंशन पहुँचता है, जहाँ आयुआन बैठकर रो रहा था। तभी विंग अंदर आते ही जोर से चिल्लाता है, आयुआन आयुआन। आयुआन भी विंग की आवाज़ सुनकर दौड़कर विंग के पास जाता है और विंग को हक करके रोते हुए बताता है, टीचर वो गेट ओपन नहीं कर रहे हैं, मैं कई बार उन्हें बुला चुका हूँ, मगर वो अंदर से कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। मुझे डर लग रहा है, कहीं मेरे डैड को कुछ हो तो नहीं गया ना? विंग कहता है, नहीं आयुआन, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। अच्छा बताओ डैड कौन से कमरे में है? आयुआन इशारे से बताता है। विंग सर्वेंट को बुलाता है और उनसे स्पेयर की मांगता है, साथ ही उनसे कहता है कि वो आयुआन को संभाले। और फिर विंग जल्दी से वांग जी के रूम में जाता है, जहां वो वांग जी को देखता है, जिसको बहुत पसीना आ रखा था।
उसे अपनी बॉडी में पेन फील हो रहा था और उसका वो मोबाइल बेड पर गिरा हुआ था। वांग जी अपने लोअर पार्ट पर हाथ रखे हुए बैठा था। उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। विंग ये देखता है और वांग जी के पास जाकर उसके शोल्डर पकड़कर कहता है, वांग जी क्या हुआ, तुम्हें बताओ क्या हुआ। वांग जी हैवी ब्रीथ लेते हुए कहता है, टीचर टीचर मुझे बहुत पेन हो रहा है। विंग घबराते हुए कहता है, पेन कहाँ। वांग जी कहता है, नीचे। और फिर वो अपना हाथ हटाता है जहाँ रिलीज होने के कारण वांग जी की पैंट खराब हो चुकी थी, मगर वो अभी भी हॉट फील कर रहा था। तभी विंग शॉक होते हुए कहता है, वांग जी ये सब कैसे हुआ। अब वांग जी मोबाइल की तरफ इशारा करते हुए कहता है, उसकी वजह से। अब विंग मोबाइल देखता है और वो शॉक होकर कहता है, ये सब क्या है और ये किसने बताया तुम्हें। वांग जी कहता है, टीचर वो उस आदमी ने हॉस्पिटल में, तभी वो पेन के कारण चीखता है। विंग कहता है, पहले ये सब छोड़ो, मेरे साथ वॉशरूम चलो। और फिर से वांग जी के साथ मास्टरबेट करता है, मगर इस बार मास्टरबेट से कुछ असर नहीं हो रहा था। अब विंग सोचने लगता है कि वो क्या करे, मगर तभी वांग जी जो कुछ सुबह से देख रहा था वही सब सोचते हुए वो विंग को अपनी तरफ पलटता है और एकदम से उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और फिर विंग के अपर लिप्स को, लोअर लिप्स को सक करने लगता है। साथ ही वांग जी के हाथ उसके ब्रेस्ट पर भी जाने लगते हैं। विंग वांग जी को अपने से दूर पुश कर रहा था, मगर वांग जी की ताकत के सामने विंग कुछ भी नहीं कर पाता और फिर विंग भी धीरे धीरे उस किस में मेल्ट होने लगता है और फिर दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। और अब वांग जी रिलीज हो जाता है। विंग उसे अच्छे से फ्रेश वगैरह कराकर उसे सुला देता है। इधर वांग जी के सोने के बाद विंग सोचता है, ये उसने क्या किया, वो कैसे वांग जी के साथ वो सब कर सकता है, आखिर क्यों वो वांग जी को मना नहीं कर पाया। और फिर समय बीतता गया। वांग जी अब हर दूसरे तीसरे दिन में विंग के साथ इंटीमेट होने की डिमांड करने लगा। कई बार तो विंग वांग जी को डांट के मना कर देता था और कई बार वांग जी की मेंटली कंडीशन देखकर वो मान जाता था, मगर इसी बीच वो अपनी सेफ्टी का ख्याल भी रखता था। अब हान भी घर आ चुका था। वहीं विंग हान से कहता है कि वो एक बार वांग जी की मेंटली कंडीशन के बारे में डॉक्टर से सलाह लेना चाहता है, जिस पर हान कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने वांग जी का इलाज नहीं करवाया होगा। मगर सभी डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, मगर तुम चाहते हो तो तुम भी कोशिश कर लो, क्योंकि मैं जानता हूँ एक मेंटल अनस्टेबल पर्सन के साथ रहना कितना मुश्किल है, वो भी तब जब वो तुम्हारे बच्चे का फादर हो। और साथ ही ये भी कि आव्यान प्यार की वजह से नहीं बल्कि वन नाइट स्टैंड की वजह से आया है। तुम वांग जी से जवाब चाहते होंगे ना, तो इसलिए तुम उसे डॉक्टर को दिखाना चाहते हो ना, दिखाओ, शायद अब डॉक्टर हाँ कह दे। विंग कहता है, ठीक है, मैं परसों वांग जी को और आयुआन को लेकर लंदन जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी साथ चले। हान कहता है, ठीक है। अब 2 दिन बाद विंग, वांग जी, आयुआन और हान चारों लंदन पहुँच जाते हैं, जहाँ हान विंग को वांग जी के ही मेंशन में ले जाता है और बताता है वांग जी के सभी कंट्री में एक एक मेंशन है और ये सब वांग जी की सेफ्टी के लिए है। विंग कुछ भी नहीं कहता। अब नेक्स्ट डे विंग शियान और न्यूसेन से मिलता है, साथ ही वांग जी आयुआन और हान से भी मिलवाता है। उसके बाद वो सभी लोग डॉक्टर से मिलने जाते हैं, जहां डॉक्टर वांग जी का चेकअप करता है और विंग को जवाब देता है कि हम वांग जी पर किसी भी तरह का ऑपरेशन नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो वांग जी के बचने के चांस ना मात्र के ही रह जाएंगे। सीधा और सिंपल भाषा में कहूँ तो वांग जी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगा। डॉक्टर इलाज से हम उसकी याददाश्त वापस नहीं ला सकते। डॉक्टर की बात सुनकर विंग सैड हो जाता है। अब वो सब लोग वापस आते हैं, जहां हान विंग से कहता है, विंग, मैं जानता हूं कि तुम वांग जी को यहाँ क्यों लेके आए, क्योंकि तुम ही नहीं बल्कि मैं भी चाहता हूँ वांग जी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, मगर डॉक्टर ने वांग जी के दिमाग का ऑपरेशन करने से मना कर दिया है और अब वांग जी पूरी ज़िंदगी इसी तरह रहने वाला है। मगर अब फैसला तुम्हें करना है, क्या तुम वांग जी को उसकी इस कंडीशन में अपना सकते हो या नहीं, क्योंकि तुम दोनों ही आयुआन के बिना नहीं जी सकते और वांग जी को, वो तो आयुआन का सुपर हीरो है। अब फैसला तुम्हें लेना है। इतना कहकर वो वांग जी और आयुआन के पास चले जाते हैं। वहीं शियान और न्यूसेन विंग से पूछते हैं कि ये सब क्या है और वांग जी ये कौन है। तभी विंग शियान और न्यूसेन को बताता है कि ये आयुआन के डैड है। तभी शियान कहता है, मगर विंग, तुम उस बच्चे और उसकी फैमिली के साथ के लिए इतना परेशान क्यों हो। विंग कहता है, वो इसलिए शियान, क्योंकि आयुआन मेरा बेटा है
ये सुनकर दोनों शौक होते हुए कहते हैं, क्या तुम्हारा बेटा? मगर तुम्हारा तो ना तो कोई बॉयफ्रेंड था, ना ही शादी, फिर आयुन तुम्हारा बेटा कैसे? अब विंग दोनों को बताता है, दरअसल वांग जी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी और मैं प्रेग्नेंट हो गया था। और फिर आंट ने समाज के डर के कारण दूसरी सिटी में मेरी डिलीवरी करवाई और मेरे बच्चे को अनाथ आश्रम में भेजने के बाद मुझे बताया कि मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। और मैं जो पहले से ही डिप्रेशन में था कि मेरे साथ वो सब किसने किया, उसके बाद मेरे बच्चे के जाने का गम मैं और ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगा। और तब मेरे डैड ने मुझे जियान चेन के पास लंदन भेज दिया था और फिर यहाँ मेरा इलाज भी चलता रहा और मैं अपनी आगे की पढ़ाई भी करता रहा। मगर मुझे नहीं पता था कि मेरा उस आदमी से इस तरह आमना सामना होगा। मैंने सोचा मैं वांग जी को पहले की तरह करके उससे अपने बच्चे की कस्टडी लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँ, मगर वो शायद अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस हालत में मैं वांग जी को आयुन से दूर करने के बारे में नहीं सोच सकता, क्योंकि वांग जी आयुन को और आयुन वांग जी को दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तभी न्यूसेन कहता है, और क्या आयुन को पता है कि तुम उसकी मॉम हो? विंग नाम में सिर हिलाता है। वहीं दूसरी तरफ आयुन ने विंग और न्यूसेन की बात सुन ली थी। अब शुयान और न्यूसेन के जाने के बाद आयुन विंग के पास आता है और विंग को मॉम कहकर बुलाता है, जो सुनकर विंग शॉक और वो आयुन को हक करता है और खूब इमोशनल होता है। तभी दूसरे ही पल विंग के फेस का कलर उड़ जाता है और वो आयुन को शॉकिंग नज़रों से देखते हुए पूछता है, आयुन तुम्हें किसने बताया कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ? आयुन कहता है, मैंने आपकी और आपके फ्रेंड की सारी बात सुन ली थी, साथ ही ये भी कि आप डैड को यहाँ इसलिए लाई थी ताकि डैड ठीक हो जाए और फिर आप मुझे डैड से छीन कर ले जाए। मगर मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, भले ही मेरे डैड मेंटली अनस्टेबल है, मगर उसके बावजूद भी वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आपको पता है, जब कभी मैं बीमार पड़ता हूँ तो वो पूरी रात मेरा हाथ पकड़कर मेरे लिए रोते रहते हैं। उनकी सुबह भी मुझसे होती है और शाम भी। इसलिए मॉम, मैं पहले चाहता था कि आप हमारी लाइफ में आ जाइए, मगर अब मैं चाहता हूँ कि आप हमारी लाइफ से चले जाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे डैड मेरी वजह से कभी भी हर्ट हो। इसलिए मॉम, आप हमारी लाइफ से जा सकती है और अपना एक अच्छा फ्यूचर बना सकती है, मगर मैं अपने डैड से दूर नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे डैड मेरे लिए मेरे सुपर हीरो है। ये कहकर आयुन वहाँ से चला जाता है। इधर विंग के आंखों में आंसू थे, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब नेक्स्ट डे आयुन, वांग जी और हान जब सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे थे, तभी वो विंग का इंतज़ार कर रहे थे। मगर जब काफ़ी देर तक विंग नहीं आता, तब हान सर्वेंट से पूछता है कि विंग कहाँ है। सर्वेंट हान को बताते हैं कि वो तो कल रात को ही निकल गए। जो सुनकर हान, आयुन, यहाँ तक वांग जी भी सैड हो जाता है। उसके बाद वो लोग भी अपने कमरे में जाते हैं और वो वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। और इधर विंग जो सीधा जियान मैंसन पहुँचता है, वो भी सुबह सुबह, और इधर सभी लोग ब्रेकफास्ट करने वाले थे। तभी डोरबेल रिंग होता है। सर्वेंट गेट ओपन करता है और विंग को देखकर कहते हैं, मास्टर आप। अब विंग अंदर आता है और अपने अंकल को ग्रीट करता है। वहीं चेन और यांगली को हक करता है और फिर सीधा मैडम यू से सवाल करता है कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, जबकि वो जिंदा है, सही सलामत है। विंग की बात सुनकर जियान, फेमियान, यांगली, चेन, यहाँ तक कि मैडम यू भी शौक, और वो विंग से कहती है, झूठ? कौन सा झूठ? मैंने सच कहा था। विंग कहता है, अच्छा फिर ये सब क्या है? जहाँ वो सबके सामने कुछ पेपर रखता है जिसमें आयुन की डेट ऑफ बर्थ, साथ ही वहाँ अनाथ आश्रम के बच्चे को छोड़ने की रिपोर्ट सब थी। जो देखते हुए जियान, फेमियान कहता है, यू ये सब क्या है? क्या बेबी जिंदा था? मैडम यू पहले तो कुछ नहीं कहती, मगर यांगली और चेन के पूछने पर बता देती है कि हाँ, बेबी जिंदा था और मैं उसे अनाथ आश्रम में देकर आई। ये इतना कहते ही एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ आती है, जो थप्पड़ जियान फेमियान ने मैडम यू को मारा था। तभी जियान फेमियान कहता है, यू तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? माना विंग के साथ गलत हुआ था, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि तुम उस नन्ही सी जान को अनाथ आश्रम में छोड़ दो। और फिर जियान फेमियान विंग से पूछता है, विंग बेबी कहाँ है? चलो हम उसे लेकर आते हैं। विंग कहता है, नहीं अंकल, बेबी जहाँ है वो सही सलामत है और अपने डैड के पास है। जियान फेमियान कहता है, डैड के पास मतलब? विंग कहता है, वो बेबी लैन वांग जी का था और वो लैन वांग जी के पास ही है।
तभी फेमियान कहता है, लैन वांग जी, चाइना का सबसे रिचेस्ट पर्सन लैन वांग जी तुम्हारे बेबी का फादर लैन वांग जी है। विंग कहता है, हाँ डैड, और एक बात और, मैं लैन वांग जी से मैरिज करने वाला हूँ, हो सके तो आप सभी मेरे शादी में ज़रूर आना। इतना कहकर विंग वहाँ से निकलकर वापस गुसू आ जाता है, जहाँ पहले से हान, वांग जी और आयुआन आ चुके थे। इधर विंग सीधा हान के पास जाता है और हान से कहता है, अंकल वो वांग जी से मैरिज करना चाहता है। हान विंग की बात सुनकर शौक। हान कहता है, मगर विंग, वांग जी की हालत। विंग कहता है, उसकी हालत कैसी भी हो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो केवल इतना, जो ख्याल पहले मेरे मन में आया था वो दोबारा ना आए, और हाँ, जितनी जल्दी हो सके मैं उतनी जल्दी वांग जी से मैरिज करना चाहता हूँ। हान तो बहुत हैप्पी हो जाता है। और फिर कुछ दिनों बाद गुशु में एक ग्रैंड वेडिंग आयोजित की जाती है, जिसमें देश विदेश के सभी टॉप बिजनेसमैन आए थे। वहीं शादी के बाद विंग सबको अनाउंस करता है कि वांग जी की मेंटली हेल्थ ठीक नहीं है और हान अंकल की, इसलिए आज से सारा बिजनेस वांग जी के लाइफ पार्टनर होने के नाते मैं टेक ओवर करूँगा। वही दो शादी में कुछ गेस्ट ऐसे भी थे जो भेड़ की खाल में भेड़िया थे। वो वांग जी को देखकर सोचते हैं, अभी तो ये हमारे लिए खतरा नहीं है, मगर आगे इसकी याददाश्त आ सकती है और आगे ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। और वो फिर से वांग जी को मारने की प्लानिंग करने लगते हैं। अब शादी का फंक्शन ख़त्म होने के बाद विंग और वांग जी अपने कमरे में थे, जहाँ वांग जी विंग से पूछता है, टीचर आपने मुझसे शादी क्यों की? विंग कहता है, सबसे पहले तो आप ये टीचर बोलना बंद करो, और दूसरी बात, आपको याद है कि आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी? आप मेरे अल्फ़ा हो और मैं आपका ओमेगा, याद है कुछ? वांग जी अपने दिमाग पर जोर देता है और कहता है, नहीं, कुछ भी याद नहीं है। विंग कहता है, कोई बात नहीं, बाद में याद आ जाएगा, चलो अब सो जाते हैं। वांग जी कहता है और फिर दोनों एक दूसरे को कडल करके लेट जाते हैं, जहां विंग वांग जी के बालों में अपना हाथ फैला रहा था। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग जियान फेमियान विंग से मिलने उसके मेंशन में आए हुए थे। वहीं जियान फेमियान विंग से कहता है, विंग, ये तुमने क्या किया? तुमने एक पागल से शादी कर ली, और ये क्या, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वांग जी की दिमागी हालत ठीक नहीं है? तुम एक पागल इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी कैसे बिताओगे? जो सुनकर विंग कहता है, बस डैड, मत भूलिए आप मेरे हस्बैंड के बारे में बात कर रहे हैं, और आप मेरे हस्बैंड को पागल कैसे कह सकते हैं? मेरे हस्बैंड पागल नहीं है। हाँ, उनकी मेंटली कंडीशन ठीक नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप मेरे घर में आकर मेरे हस्बैंड को पागल कहे। और हाँ, रहा मेरी ज़िंदगी का सवाल, तो मैं अपनी ज़िंदगी को संभाल लूँगा, और थैंक यू मेरी चिंता करने के लिए। और फिर प्यार से कहता है, सॉरी डैड, मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, मगर आप भी तो आते ही वांग जी को पागल पागल कहने लगे। और सच मानिए डैड, मैं वांग जी के साथ हैप्पी रहूँगा, आप मेरी चिंता मत कीजिए। जियान फेमियान कहता है, ठीक है विंग, ठीक है बेटा, और वो वहाँ से चला जाता है। अब विंग हान अंकल से कहता है, हान अंकल, अब हमें बीजिंग जाना चाहिए, क्योंकि हम हर समय वांग जी को छुपा कर तो नहीं रख सकते ना। आज नहीं तो कल वांग जी को उन सभी को फेस करना ही पड़ेगा, इसलिए अब हमें चलना चाहिए। हान विंग की बात को समझकर हाँ कह देता है। और अब कुछ दिन बाद विंग, वांग जी, हान और आयुआन सभी बीजिंग पहुंच जाते हैं, जहां विंग हान के साथ मिलकर बिजनेस भी टेक ओवर कर लेता है। साथ ही वांग जी और आयुआन के साथ एक हैप्पी मोमेंट एंजॉय करने लगता है। मगर समय के साथ साथ वांग जी की ज़िंदगी में फिर से एक नया तूफान आया, जो फिर से वांग जी की ज़िंदगी तबाह करने के लिए तैयार थी। वांग जी के पुराने दुश्मन फिर से वांग जी पर हमला करना चाहते थे, और एक दिन उन्हें गैंगस्टरों को मौका मिल जाता है। जब विंग और हान किसी काम से बाहर गए हुए थे, तभी वो गैंगस्टर मेंशन में घुस जाते हैं और वांग जी को बहुत मारते हैं, यहाँ तक कि वांग जी के सिर पर वार कर देते हैं, जिस कारण वांग जी के सर से ब्लड निकलने लगता है, और वो लोग वांग जी को मरा हुआ समझकर चले जाते हैं। कुछ देर बाद एक सर्वेंट अंदर आता है और वो फर्श पर वांग जी को गिरा हुआ पाता है, और फिर वो जल्दी से हान और विंग को कॉल करते हैं। और फिर हम सीधा हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहां वांग जी का ऑपरेशन चल रहा था। वहीं विंग बस वांग जी की सलामती की दुआएं मांग रहा था, और हान थे पता कर रहे थे कि मेंशन में आने की हिम्मत किसने की, और सभी सिक्योरिटी गार्ड की नज़र से बचकर वो पर्सन अंदर कैसे आया। इधर करीब 4 घंटे ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर बाहर आता है, जहां विंग
डॉक्टर से पूछता है कि वांग जी कैसा है, मगर डॉक्टर विंग से कहता है उन्होंने ऑपरेशन तो कर दिया है मगर सही कंडीशन के बारे में वो बाद में ही बता पाएंगे। फ़िलहाल 48 घंटे उनके लिए बहुत ही क्रिटिकल है। ये सुनकर तो विंग और आयान दोनों ही शॉक हो जाते हैं। तभी आयान कहता है मॉम आप टेंशन मत लीजिए, मेरे डैड फाइटर है, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। वो मेरे सुपर हीरो है और सुपर हीरोज़ को ऐसी छोटी छोटी चोट लगती रहती है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, देखना डैड जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। आयान की बात सुनकर विंग हाँ में सिर हिलाता है और आयान को हक कर लेता है। अब 48 घंटे तक विंग और आयान दोनों ही वांग जी के पास बैठे रहते हैं। अब 2 दिन बाद वांग जी को होश आता है और वो विंग और आयान को देखता है और बहुत ही रूड वे में पूछता है आप कौन हो और मैं यहाँ कैसे, क्या हुआ था मुझे। वांग जी के मुंह से ऐसी बात सुनकर आयान और विंग शॉक। वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर वांग जी को चेक करता है और पूछता है कि वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या उन्हें अपने बीवी बच्चे याद है या नहीं। वांग जी कहता है बीवी बच्चे किसके, मेरी तो शादी ही नहीं हुई। डॉक्टर ये आप क्या कह रहे हैं और मैं यहाँ कैसे क्या हुआ था मुझे। तभी वांग जी याद करता है हाँ मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर भी हाँ कहकर बाहर आ जाते हैं और विंग को बताते हैं कि वांग जी से बात करने पर ऐसा लगा कि उनकी याददाश्त आ चुकी थी, मगर वो भी 7 साल पहले की। इस बीच उनकी लाइफ में क्या हुआ, उनकी शादी हुई या नहीं, वो अभी कुछ भी याद नहीं है। मगर घबराने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे उन्हें सब याद आ जाएगा। विंग और आयान हैप्पी भी थे और साथ ही सैड भी। तभी आयान विंग से पूछता है मॉम डॉक्टर अंकल क्या कह रहे थे, क्या डैड हमें भूल गए। विंग आयान की बात सुनकर कहता है नहीं बेबी, डैडी आयान को नहीं भूल सकते और ना ही आयान अपने डैडी को भूलने देगा। तुम ही कहते हो ना तुम्हारे डैड तुम्हारे सुपर हीरो है, फिर एक सुपर हीरो अपने बेबी को कैसे भूल सकता है। और अब वांग जी की होश में आने की बात हान भी सुनता है तो वो भी वांग जी से मिलने हॉस्पिटल आता है, जहां हान वांग जी को सही सलामत देख इमोशनल हो जाता है। और अब कुछ दिनों बाद जब वांग जी पूरी तरह रिकवर हो जाता है, वो हॉस्पिटल से घर आता है, मगर उसे वो घर कुछ अजीब लग रहा था। आज घर में आकर उसे शांति नहीं मिल रही थी। तभी वांग जी हान से पूछता है अंकल मुझे घर में कुछ अधूरापन क्यों लग रहा है। जो सुनकर हान कहता है वांग जी अधूरापन तो लगेगा ना, क्योंकि यहाँ तुम्हारी वाइफ और तुम्हारा बेटा जो नहीं है। आयान याद करो आयान, तुम्हारा बेटा जिसने तुम्हारा साथ तब दिया जब तुम अपनी याददाश्त खो चुके थे, और तुम्हारी वाइफ विंग जिसके साथ तुमने नाइट स्पेंड की थी वो अब तुम्हारी वाइफ है, और आयान वो तुम दोनों का बच्चा है। वांग जी फिर याद करता है और फिर उसे फ्लैशबैक में सब कुछ याद आ जाता है और वो हान से कहता है अंकल वो दोनों कहाँ हैं। हान कहता है वो इसी शहर में और तुम्हारे दूसरे मेंशन में है। वांग जी कहता है अंकल अभी उन्हें वहीं रहने दीजिए, और हाँ उन्हें ये पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे सब याद आ गया। उन दोनों को अब मैं तब लेकर आऊँगा जब मैं अंकल गगा और शाओसी के मौत का बदला न ले लेता। तब हान पूछता है वांग जी क्या तुम्हें पता है ये किसने किया है। वांग जी कहता है हाँ अंकल मुझे पता है, और अब मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी सबसे पहले अपने अंकल लैन कुरेन, अपने गगा सीचेन और अपनी शाओशी वेंचिंग की ग्रेव पर जाता है। वहाँ उनसे माफ़ी मांगता है कि मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाया, और फिर वो वहाँ से हान के साथ अपने दूसरे मेंशन में जाता है, जहाँ वो दूर से ही विंग और आयान को देखता है, जो दोनों ही अंदर से सैड लग रहे थे मगर बाहर से मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे। वांग जी हान से कहता है अंकल यहाँ सिक्योरिटी और टाइट कर दीजिए, मैं नहीं चाहता इन सब में विंग और मेरे बच्चे पर कोई भी मुसीबत आए। हान कहता है ठीक है वांग जी, और फिर वो लोग अपने मेंशन में आ जाते हैं। जहाँ आते ही वांग जी तो प्लानिंग करने लगता है कि वो कैसे अपने दुश्मनों से बदला ले, वो बदला ले भी ले और उस पर या उसकी फैमिली पर कोई आँच भी नहीं आए। और फिर वांग जी प्लान बनाता है कि पहले वो उन्हें बिजनेस में मात देगा, उसके बाद उनकी जान लेगा, और फिर धीरे धीरे वांग जी उन सभी को बैंकक्रप्ट कर देता है। और फिर जब वो लोग
बर्बाद हो जाते हैं तब उन्हें मरवा देता है या फिर सलाखों के पीछे भेज देता है। अब वांग जी की लिस्ट में केवल 2 ही पर्सन थे जिन्हें वांग जी ने बर्बाद करना था, और वो थे बेन रोहान और कार्लोस। अब वांग जी उनके खिलाफ भी सबूत तलाश करता है और उन्हें भी बैंकरप्ट कर देता है और अपने बॉडीगार्ड से कहकर उन दोनों को किडनैप कर लेता है और अपने हाथों से उन्हें मारकर अपनी फैमिली की मौत का बदला ले लेता है। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग विंग और आयुआन के उठने से पहले ही वांग जी अपने दूसरे मेंशन में पहुंच जाता है और आयुआन साथ ही विंग को सरप्राइज देता है, जहां सुबह सुबह वांग जी को देखकर विंग और आयुआन बहुत हैप्पी होते हैं। उसके बाद वांग जी आयुआन को हान के साथ बाहर भेज देता है और विंग से अपने किए की माफ़ी मांगता है और बताता है, मेरा उस दिन तुम्हें हर्ट करने का विचार नहीं था, वो तो उस दिन मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक था, मेरी सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो चुकी थी, वरना मैं तो किसी ओमेगा की तरफ देखता भी नहीं, मगर जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो तुम मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लगे और मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला आया और फिर मैंने ड्रंक हालत में तुम्हारे साथ वो सब कर दिया। हो सके तो विंग मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। विंग कहता है, तुम्हें नहीं लगता वांग जी तुम्हें बहुत जल्द माफ़ी मांग ली? वांग जी कहता है, जल्दी कहाँ, पूरे 7 साल हो गए। विंग कहता है, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये कुछ जल्दी नहीं हो गया माफ़ी मांगने, आज अभी 7 साल और इंतज़ार कर लेते। वांग जी तो विंग की बात सुनकर शौक। तभी विंग कहता है, अब ऐसे शौक होकर क्या देख रहे हो, मैंने तो तुम्हें उसी समय माफ़ कर दिया था जब तुम 10 साल के बच्चे बने थे। तुम्हें पता है तुम जब 10 साल के बच्चे बने थे तब तुम कितनी जिद करते थे और तुम आयुआन से जलते थे। वांग जी कहता है, क्या नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं आयुआन से क्यों जलूँगा, भला वो तो मेरा बेटा है ना, बताओ मैं कैसे जलता था और क्यों जलता था। और फिर विंग उसे बताना स्टार्ट करता है, जहां वो वांग जी की सारी हरकत खुद वांग जी को बताता है। वांग जी ये सुनकर मुस्कुराता है और फिर विंग को हक कर लेता है और विंग से फिर से माफ़ी मांगता है और फिर अपने घुटनों पर बैठकर फिर से विंग को शादी के लिए प्रपोज करता है, जहां पीछे से हान और आयुआन कहता है, हाँ विंग अब हाँ कह दो, पहले भले ही तुम्हारी शादी जैसी भी हुई हो उस समय वांग जी को कुछ भी याद नहीं था, और अब हम चाहते हैं तुम दोनों दोबारा मैरिज करके एक हैप्पी लाइफ की शुरुआत करो और साथ ही मुझे 2-4 नन्हे मुन्ने आयुआन और दे दो, और आयुआन को भी जब अब उनके सिबलिंग चाहिए। क्यों आयुआन कहता है, हाँ मोम, ग्रैंडपा सही कह रहे हैं। और फिर हम सीधा विंग और वांग जी को मैरिज का दिन देखते हैं, जहाँ इस बार विंग के फ्रेंड भी और उसके डैड जियान फेमियान भी बहुत हैप्पी था, क्योंकि अब विंग की शादी एक नॉर्मल पर्सन से हो रही थी। और अब सारे रिचुअल ख़त्म होने के बाद हम विंग और वांग जी को उनके बेडरूम में देखते हैं, जहां वांग जी विंग से कहता है, विंग मुझे याद है मैंने अपनी पहली वेडिंग नाइट में तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया था, मगर इस बार मैं बहुत कुछ करूँगा। और ये कहते कहते वो विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और फिर उसे हॉट डीप पैशनेट किस करने लगता है और साथ ही दोनों इंटीमेट होते हैं। और अब 1 साल बाद विंग ने एक साथ 2 बेबी को बर्थ दिया था, जिसमें एक बेबी बॉय था और एक बेबी गर्ल थी। तो गाइस, इसी हैप्पी मोमेंट पर हम अपनी स्टोरी को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो चलिए अब आपसे कल मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरी स्टोरी को एंजॉय करिए। थैंक यू, बाय बाय।